आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। अच्छा, ये शायद इंटरनेट ना इसमें चल नहीं रहा है। हाँ, पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज चौथा दिन। दोनों ऐवानों में जम्मू कश्मीर के बजट पर कल शुरू हुई बहस आज भी रहेगी जारी। बीजेपी के तंजीमी लीडरों की 2 रोजा मीटिंग आज से पार्टी हेडक्वार्टर में होगी शुरू। लोकसभा इंतखाबी नताइज का लिया जाएगा जायजा। इंतखाबी बॉन्ड मामले में एसआईटी की जांच का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। दरख्वास्त में बॉन्ड्स के जरिए इंतखाबी एहतियात में करोड़ों रुपए के घपले का है जिक्र। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से लाओस के 3 रोजा दौरे पर होंगे रवाना। आसियान वज़राए खारजा की 97वीं मीटिंग में करेंगे शिरकत। मुल्क के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से जमा हुआ पानी। गुजरात में महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक मूसलाधार बारिश का जाहिर किया इम्कान। दूसरी जानिब कर्नाटक के धारवाड़ में तेज बारिश के सबब स्कूल कॉलेजों में आज और कल रहेगी छुट्टी। खेलों में भारत आज से पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अपनी मुहिम का करेगा आगाज। इफ्तिताह से कबल तीरंदाजी की इनफरादी रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, भजन कौर और परवीन जाधव चैलेंज करेंगी पेश। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज चौथा दिन है। दोनों ऐवानों में कल से शुरू होने वाले मरकजी बजट पर बहस आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा मरकज के जेर इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर के बजट पर दोनों ऐवानों में शुरू होने वाली बहस को भी आगे बढ़ाया जाएगा। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के ग्रांट के मुतालबात पर आज लोकसभा में बहस और वोटिंग होनी है। दोनों ऐवानों में वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से सवालात भी पूछे जाएंगे। और इससे कबल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सरकार और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान आम बजट के हवाले से गर्मा गर्म बहस हुई। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बजट में कई रियासतों को नज़रअंदाज करने के अपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वहीं पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन के रवैये को काबिल मजम्मत करार दिया। दूसरी तरफ राज्यसभा में हंगामा आराई पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी ज़ाब्ता 267 का इस्तेमाल करने के बार बार मुतालबे पर नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसकी इजाज़त सिर्फ गैर मामूली हालात में दी जा सकती है। दूसरी तरफ लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान अपोजिशन पार्टियों के मौक़िफ़ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सिर्फ वक्फे सिफर से मुतालिक सवाल और जवाब होंगे। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ने अपोजिशन को ऐवान में अपने मौक़िफ़ के हवाले से हदफ तनकीद भी बनाया। बिहार के नालंदा से 4 बार के रुकन पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार ने बीजेपी बजट में बिहार पर खुसूसी तवज्जो देने की तरदीद करते हुए कहा है कि बजट में तमाम रियासतों पर तवज्जो दी गई है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे कुमार आलोक के साथ उन्होंने खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ बिहार के नालंदा से वरिष्ठ सांसद कौशलेंद्र जी हैं। कौशलेंद्र जी, देखा कि यहाँ पर पूरा अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा था कि कुछ राज्यों के साथ न्याय किया गया और बाकी राज्यों के साथ अनदेखी की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर हमको इतना ही मैं कहूँगा कि जो राज्य पूर्वांचल के हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, उनको ही लिया गया है। ऐसा नहीं कि गुजरात को लिया गया है। जो संपूर्ण रूप से हर चीज में आगे है उसको नहीं लिया गया है। जो पिछड़े राज्य हैं,
जो हर क्षेत्र में पिछड़े हैं वैसे राज्यों को लेकर के विकास करेंगे तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। आपके नालंदा को भी फोकस किया गया है टूरिज्म के लिए बजट में। हाँ देखिए, नालंदा में तो अभी कम है जितना होना चाहिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी यूनिवर्सिटी गए थे, उद्घाटन करके आए थे। उन्होंने इस बात को समझा कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी बना है इतना बड़ा, जो दुनिया का शिक्षा के मामले में हब के रूप में है, अब वो नालंदा का नहीं है, वो पूरे देश का है। और विकास पहले भी हुआ, लेकिन अभी जो विकास होगा ये मोदी जी ने ये बात को समझा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी मैं बधाई देता हूँ। ये थे नालंदा से सांसद कौशलेंद्र जी, जिन्होंने कहा कि बजट बिल्कुल समतुल्य है हर राज्य के लिए और हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। और चूंकि ये नालंदा से बिलोंग करते हैं तो नालंदा में जो टूरिज्म के लिए घोषणाएं कल की गई है, उनका मानना है कि प्रधानमंत्री जी का यह कदम बहुत ही ऐतिहासिक है। कैमरामैन लोकनाथ जी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इंतखाबी बॉन्ड्स के बदले सियासी पार्टियों को कॉरपोरेट कंपनियों की तरफ से दी गई मुबैना रिश्वत की SIT तहकीकात के मुतालबे वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। NGO कॉमन कॉज की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिए गए इंतखाबी एहतियात में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। इस घपले में अदालत की निगरानी में SIT की जाँच की जरूरत है। अगली खबर, दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक बदउनवानी के मामले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की CBI की हिरासत आज खत्म हो रही है। केजरीवाल की अदालती हिरासत में 12 जुलाई को तौसीक की गई थी। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की समाअत की थी। इससे कबल 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी और उबूरी जमानत की अर्जी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रखा था। तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी बहस के बाद अदालत ने कहा था कि वो जमानत की दरख्वास्त पर 29 जुलाई को समाअत करेगी। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें हिरासत में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मुकदमा CBI का है। आम आदमी पार्टी को दफ्तर की जगह अलॉट करने के बारे में फैसला लेने के लिए मरकज़ की आखिरी तारीख आज खत्म हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को 25 जुलाई तक का वक्त दिया था कि वो आम आदमी पार्टी को दफ्तर की ज़मीन अलॉट करने के बारे में फैसला करे, क्योंकि उसे कौमी पार्टी के तौर पर तस्लीम किया गया है। 5 जून को हाई कोर्ट ने मरकज़ को इस मामले में आपकी दरख्वास्त पर फैसला लेने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया था। समाअत के दौरान वजारत हाउसिंग और शहरी उमूर के स्टेट डायरेक्टरेट ने अदालत से 4 हफ्तों का मजीद वक्त देने की इस्तदा की थी। डायरेक्टरेट ने कहा था कि वह नामुंतखब अरकान पार्लियामेंट को रिहाइशगाहें अलॉट करने में मसरूफ़ है। बेंच ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद कहा था कि डायरेक्टरेट को दफ्तर की जगह अलॉट करने के मामले पर फैसला लेने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया है और मज़ीद 4 हफ्तों की तौसीह नहीं दी जा सकती। ताहम केस की मजमूई हक़ाइक़ और हालात को देखते हुए बेंच ने वक्त की मुद्दत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। और आज से बीजेपी के तंजीमी लीडरों की 2 रोज़ा मीटिंग पार्टी हेडक्वार्टर से शुरू होगी। मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के नताइज का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी सदर के ओहदे के लिए तंजीमी इंतखाब के अमल पर भी बातचीत का इम्कान है। आम इंतखाबात के बाद बीजेपी की तमाम रियासतों के तंजीमी लीडरों की तरफ से बुलाई गई ये पहली मीटिंग है। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से लाओस के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा लाओस PDR के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की दावत पर आइंदा 3 दिन के लिए दौरे पर जा रहे हैं। इसी दौरान वो आसियान फ्रेमवर्क के तहत आसियान इंडिया मशरक़ी एशिया समिट और आसियान इलाक़ाई फोरम की शक्ल में वज़राए ख़ारजा की मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। कहा गया है कि ये दौरा भारत के साथ हमारी गहरी मसरूफियत और आसियान भारत जामी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मजबूत अज़्म की अक्कासी करता है। ख़ास बात यह है कि इस साल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1 दहाई मुकम्मल कर रही है, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म मोदी ने 2014 में 9वें ईस्ट एशिया समिट में किया था। वज़ीर ख़ारजा की भी तवक्को है कि वो आसियान से मुतालिक मीटिंगों के मौके पर PDR के वेंचाने में दीगर ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने दौरे इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के कबायली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली पहली कबायली खातून हैं जो मुल्क के आला तरीन आइनी ओहदे पर फाइज हैं। उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर देखते हैं DD न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट।
भारत के 15वें और मौजूदा सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपनी 2 साला मुद्दत-ए-कार पूरी कर ली है। द्रौपदी मुर्मू कबायली बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हिंदुस्तान का सदर मुंतखब किया गया है, जबकि वो प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी खातून हैं जो हिंदुस्तान के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। द्रौपदी मुर्मू सियासत की एक नादिर मिसाल हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी कैरियर का आगाज 1997 में नगर पंचायत के कौंसलर का इंतखाब जीत कर किया। सदर मुर्मू बाद में बीजेपी के शेड्यूल ट्राइब मोर्चा के नायब सदर और कबायली मोर्चे के कौमी एग्जीक्यूटिव के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू 2000 और 2009 में 2 बार बीजेपी के टिकट पर ओडिशा के मयूरभंज जिले की रैंकपुर सीट से जीती और एमएलए बनी। द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के दरमियान ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और बीजेपी की मखलूत हुकूमत में कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और बाद में माही परवरी और जानवरों के वसाइल का वजीर भी बनाया गया। और भी ऐसी खास बातें हुई जिनमें वो कबायली बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी रियासत की गवर्नर बनी और रियासत झारखंड की पहली खातून गवर्नर बनने का एजाज भी द्रौपदी मुर्मू के नाम ही रहा। ये और बात है कि वो मुल्क की सबसे कम उम्र सदर और आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली खातून भी हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी की कहानी में जद्दोजहद ही उनकी तहरीक और तरकीब रही है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उन्होंने बतौर उस्ताद महकमा आपाशी में भी काम किया है। सदर द्रौपदी मुर्मू जो जद्दोजहद की अलामत हैं, मर्द और औरत दोनों ही उनके लिए बराबर हैं और वो उन्हें अलग अलग नहीं देखती। महिला और पुरुष ये तो मनुष्यों का ये जो अलग अलग भाव में रूप में देखना ये गलत है, क्योंकि भगवान जो मनुष्य महिला और पुरुष दोनों को बनाए हैं केवल शरीर अलग है, लेकिन मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से और दोनों सशक्त है। लेकिन इस चीज़ को समाज पहले नहीं मानता था, लेकिन उनके अंदर भी आत्मिक शक्ति है, मानसिक शक्ति भी है और उनको थोड़ा सा सहयोग जो मिल जाता है, मुद्रा लोन के रूप में भी हो या कोई अप्रिसिएशन के रूप में हो, उनके अंदर जो ये और ज़्यादा उनको सशक्त होने का ज़्यादा और जागरूक दिया जाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। सदर द्रौपदी मुर्मू की मुद्दत-ए-कार के बारे में आज मुल्क के तमाम सियासतदान पार्टी लाइन से कतई नज़र उन्हें हिंदुस्तान की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत मानते हैं। We are extremely proud of you. Our Adivasi community, they are extremely proud of you, and I'm sure you've inspired and motivated many young girls. आप हमारे संविधान की सबसे बड़ी रक्षक हैं और आपको खूब शुभकामनाएं देता हूं अगले 3 सालों के लिए भी, और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ें, आपकी लंबी आयु हो। हिंदुस्तान की सदर के तौर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर सफर किया है। उन्होंने आलमी सतह पर हिंदुस्तान की रसाई और असर व रसूख को बढ़ाने के लिए भी बैरून मुल्क का सफर किया है। सदर द्रौपदी मुर्मू आज हिंदुस्तान की जमहूरियत की शानदार रिवायत की अलामत के तौर पर जमहूरिया हिंद के ओहदे पर विराजमान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गुजरात में मूसलाधार बारिश से लोग काफ़ी परेशान हैं। वडोदरा में भी शदीद बारिश की वजह से शहर में पानी जमा हो गया है। गुजरात के ज़िला भरूच में पूरा इलाका पानी में डूब गया और कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। ज़िला डांग में गिरा वाटरफॉल भी मूसलाधार बारिश के बाद तुग़यानी पर है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस बीच कर्नाटक के धारवाड़ में भी मूसलाधार बारिश जारी है। बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र धारवाड़ इंतज़ामिया ने आज और कल स्कूल और कॉलेज बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। धारवाड़ ज़िले के तमाम आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूलों और PU कॉलेजों के लिए छुट्टी का ऐलान करने का हुक्म दिया गया है। नेज़ बच्चों की तालीम अधूरी न रहे, इस बात को यकीनी बनाने के लिए आइंदा आम छुट्टियों पर इजाफी क्लासेस का इनेकाद करके इन तातीलात की तलाफ़ी करने की भी हिदायत दी गई है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज की सुबह बारिश के साथ हुई है। सुबह 6 बजे से ही दिल्ली के कई इलाकों में बादल छाए रहे और कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन दिल्ली वालों को मज़भरी गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। हुकूमत हिंद की मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीम का मकसद आइंदा 5 वर्ष में 20 लाख नौजवानों को हुनरमंद बनाना है। हालिया बजट के ऐलान में 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि 1000 सनअती तरबियती इदारों को हब और स्पोक मॉडल के तौर पर अपग्रेड किया जा सके। मज़ीद ये कि मॉडल स्किल लोन स्कीम में
7.5 लाख रुपए तक के कर्ज की पेशकश करने के लिए तरमीम की गई है, जिससे सालाना 25,000 तलबा की मदद होगी। इसी तनाज़ुर में डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने हुनरमंदी के फ़रोग़ और सनअतकारी की वजारत के सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी से इस बारे में बात की कि 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में किस तरह ये अहम किरदार अदा करेगा। अतुल कुमार तिवारी जो कि सेक्रेटरी है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के। सर, इस बजट में हमने देखा है कि बहुत बड़ा एम्फेसिस रहा है स्किलिंग पे, एजुकेशन पे, जॉब क्रिएशन पे। 1.48 लाख करोड़ का एक आउटले आया है, शायद सबसे बड़ा है आज तक का। थोड़ा बताइए कि क्या कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत बनने में की दिशा में। एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट से पहले कौशल की भूमिका रहती है। उस दिशा में हम आह्लादित हैं कि रोजगार और कौशल दोनों में बजट में इतनी प्रोविज़न की गई है। जहाँ तक हमारे मंत्रालय का प्रश्न है वो ये है कि हमारी जो ITI सिस्टम जो है, जो हमारे लॉन्ग टर्म स्किलिंग का एक आधार हम जिसको कहें, जो पिछले 50-60 सालों से हमारे यहाँ चली आई हैं, उसके बारे में बजट ने बहुत अच्छा प्रोविज़न किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1000 ITIs जो हैं जिनको हब एंड स्पोक मॉडल में विकसित किया जाएगा और उनके लिए 60,000 करोड़ की धनराशि रखी गई, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी कंट्रीब्यूशन रहेंगे, इंडस्ट्री से भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। और हमें लगता है कि इसको अगर हम ठीक से कर पाएँ तो हम ITIs को एक मॉडर्न स्किलिंग सेंटर, मॉडर्न जॉब रोल्स के मुताबिक और इंडस्ट्री के ज़रूरतों के मुताबिक हमें उसे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के जैसा डेवलप करने में आसानी होगी। और ये हब एंड स्पोक मॉडल एंड दी वन सेंटर ऑफ एमिनेंस, ये जो हमने कॉन्सेप्ट अपने यहाँ रखा है, इससे हमें ITI को पर्याप्त तरीके से सुधारने में हमें आसानी होगी और ये हमारे रोजगार और कौशल दोनों को विकसित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। दूसरा जो स्किल लोन के बारे में, जो मॉडल स्किल लोन के बारे में व्यवस्था की गई है, आपने देखा होगा कि आजकल जिस तरह से हमारी इकॉनमी चेंज हो रही है, न्यू एज इकॉनमी है, तो हमें रीस्किलिंग, अपस्किलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो काफ़ी मांग में हैं, लेकिन उनमें कोर्स के फ़ीस भी ज़्यादा होती हैं। तो पहली बार स्किल और जो कौशल और एजुकेशन को एक स्तर पर देखा गया और कौशल से संबंधित जो हमारी जो बजट लोन की राशि थी उसको 1.5 लाख से 7.5 लाख तक बढ़ाया गया। इससे हमें जो हमारे जो छात्र हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे लोग काम करने वाले हैं, उनको रीस्किलिंग, अपस्किलिंग करने में और जो बहुत ही इकॉनमी के अनुरूप जो स्किलिंग की जाती है, जो काफ़ी खर्चीली होती है, उसमें भी उनको जाने में बहुत बहुत आसानी मिलेगी। इससे हमारे स्किलिंग इकोसिस्टम जो है, जो हाई एंड स्किलिंग का जो सिस्टम है, वो बहुत ही बढ़िया डेवलप हो पाएगा। इंडिया जो है भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है और अब शायद 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो उस पे और इस बजट को लेके आपको किस तरीके से लगता है कि कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये पूरा का पूरा, ये जो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके? 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में ये मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसमें पहली बार स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक फोकस्ड अटेंशन मिला है। और उस समय से लेकर अभी तक हमारी इकोसिस्टम बहुत ही प्रबल हुई हैं, मजबूत हुई हैं। हमारे चाहे कोर्सेज होने चाहिए या इंडस्ट्री कोऑपरेशन होना चाहिए या असेसमेंट होना चाहिए, और अब तक लगभग 1.47 करोड़ लोगों को हम लोग स्किलिंग कर पाए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के भी हैं। और हमारे पूरे स्किलिंग इकोसिस्टम में एक व्यवस्था देना, एक गति देने का काम इंडिया स्किल मिशन ने किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ना हम अब हमारी पिछले 10 साल में जो हमारी स्किलिंग इकोसिस्टम डेवलप हुई है, हमारी जो इकोसिस्टम जो बना है, जिसमें हमने पूरे फ्रेमवर्क सारी चीज़ें बनाई हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमें किसी सेक्टर स्पेसिफिक तरीके से उसको कस्टमाइज़ करते हुए और स्किल इंडिया डिजिटल हब जो हमारा पोर्टल उसको साथ लेते हुए हम ज़रूर इसमें पहले से बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और उसको स्किलिंग को हर एक एनी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी, एनी सेक्टर में उसको हमको डालने में अब आसानी होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात में। तो ये थे अतुल कुमार तिवारी, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के, जो बात कर रहे थे कि कितना अहम है विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ने के लिए इनकी मिनिस्ट्री का ये जो काम इस वक्त किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बुध को दूसरे मरहले के बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम का कामयाब तजुर्बा किया। DRDO ने अपने इंटरसेप्टर मिसाइल को LCIV धमरा से शाम 4:20 पर लॉन्च किया, जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल की नकल था। इससे ज़मीन और समुद्र में तैनात हथियारों के निज़ाम के रडार के जरिए पता लगाया गया और AD इंटरसेप्टर सिस्टम सरगर्म हो गया। फेज़ 2 AD एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल को LC-3 से ITR चांदीपुर में शाम 4:24 पर लॉन्च किया गया। फेज़ 2 AD एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल एक मकामी तौर पर तैयार करदा 2 मराहिल पर मुश्तमिल ठोस रफ्तार से चलने वाला ज़मीनी मिसाइल सिस्टम है, जिसका मकसद एंडो से कम बैरूनी माहौल के इलाकों के ऊंचाई वाले खतूत में दुश्मन के मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल के ख़तरात को बेअसर करना है। मिसाइल सिस्टम में DRDO की मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों के ज़रिए तैयार करदा कई जदीद तरीन मुल्की टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं। और भारत के कई हिस्सों में आधी रात को ज़हल का चांद ग्रहण देखा गया। यह हैरत अंगेज़ और नायाब फल्कियाती वाक़या 18 साल बाद देखा गया है। ज़हल के चांद ग्रहण को ल्यूनर ऑकल्टेशन ऑफ सैटर्न भी कहा जाता है। ये भारत के सिर्फ चंद शहरों में ही देखा गया है, जिनमें कोलकाता और दिल्ली जैसे शहर शामिल हैं। ज़हल का चांद ग्रहण कल आधी रात 1:30 पर शुरू हुआ। 45 मिनट बाद दोपहर 1:45 तक चांद ने ज़हल को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। फिर 45 मिनट के बाद यानी 2:25 पर ज़हल चांद के पीछे से उभरता हुआ नजर आया। ज़हल का चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद ज़हल को अपनी आड़ में छुपा लेता है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। नाज़रीन, नज़र डालेंगे अब उर्दू अखबारात पर। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा आपकी खिदमत में पेश है। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्र इनकलाब से। ये सुर्खी है, उमर खालिद की ज़मानत की अर्ज़ी पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जारी करके जवाब तलब किया गया है। ये नोटिस UAPA के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत के दौरान जारी किया गया है और अब अगली समाअत मुतवक्को है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी इनकलाब से ही, हतके इज़्ज़त के मामले में हाईकोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। बीजेपी लीडर सुरेश कर्मशी ने के ज़रिए दाखिल करदा एप्लीकेशन पर दिल्ली कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। और उसके बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है इनकलाब से। ये आम बजट से मुताल्लिक़ है। आम बजट में जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। अपोजिशन ने इस सिलसिले में एहतजाज किया है। पार्लियामेंट में बहस के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये एहतजाज दर्ज कराया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस से खबर, नेपाल में तैयारा हादसा, 18 अफराद इस हादसे में हलाक हुए हैं। उसके बाद की जो खबर है वो भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस से है और ये शंभू बॉर्डर से मुतालिक है। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट का जमूत बरकरार रखने का हुक्म, कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की। उसके बाद सहाफ़त की अगली सुर्खी, बिहार में पेपर लीक पर 10 साल कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, असेंबली से ये बिल मंजूर हो गया है। आगे बढ़ेंगे हमारा समाज की अगली खबर, महाराष्ट्र और गुजरात में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। और ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियाँ। अब नज़र डालते हैं खेल के मैदान पर। पेरिस ओलंपिक्स 2024 कल से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होंगे, लेकिन भारतीय तीरंदाज आज से ही अपनी मुहिम का आगाज़ कर देंगे। तीरंदाज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, भजन कौर और बी धीरज रणदीप राय और प्रवीण जाधव के साथ इनफरादी रैंकिंग राउंड में मुकाबला करेंगे। मुकाबले के बकिया मरहले 28 जुलाई से 4 अगस्त तक होंगे। ख़वातीन का रैंकिंग राउंड दोपहर 1 बजे शुरू होगा। उसके बाद शाम 6:45 पर मर्दों का रैंकिंग राउंड शुरू होगा। पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।